फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। तो सीटेड 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। आपको प्रैक्टिस से डेली का डेली करना है। हमारे साथ 30 क्वेश्चन 5 सब्जेक्ट हैं जो कि ये जूनियर लेवल का सीटेड है आपका, जिसमें साइकोलॉजी एंड पेडागोगी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन 30 आपको देखने को मिलेंगे। तो आप प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। 5 जुलाई निर्धारित हो चुकी है डेट, और इसी डेट में कराया जाएगा एग्ज़ाम। श्योर है, मास्क लगा के जाना है, सैनिटाइज़र लेके जाना है, ग्लव्स पहन के जाना है। पूरी अच्छे से सब कुछ सेंटर व्यवस्थित रहेगा। केंद्र पे सब हर प्रकार से दूर दूर अभ्यर्थियों को बैठाया जाएगा। तो अब एडमिट कार्ड जल्दी जारी हो जाएंगे। तो 20 जून को मान के चलिए, 20 या 25 जून तक एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका, और 5 जुलाई को एग्ज़ाम होना है। तो अभी से तैयारी इस तरह से बना लीजिए कि जूनियर लेवल का सीटेड एंड प्राइमरी लेवल का सीटेड आपका निकल जाए, अच्छे से निकल जाए। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से 30 क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। एंड साथ ही साथ कमेंट करिए दोस्तों, जिस टॉपिक पे यानी 5 सब्जेक्ट में आपको जो भी प्रैक्टिस सेट करना हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और आगे की सुपर टेट की क्लासेज आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, बस आपका सेटेड एग्ज़ाम हो जाए। 5 जुलाई के बाद यानी 6 जुलाई से आपका सुपर टेट स्टार्ट हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये आपको हम 2011 का सॉल्व पेपर करा रहे हैं। तो आपका जितने भी अभी तक सीटेट के प्रैक्टिस सेट हुए हैं उनको हम पूरा सॉल्व कराएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो कुछ ऐसे फैक्ट हैं, इनको हम लास्ट टाइम टिप्स देंगे सीटेट के लिए कि आपको क्या पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट है आपका जीन पियाजे के सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, और जितने भी नैतिक विकास का सिद्धांत वगैरह जितना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जीन पियाजे का क्वेश्चन अगर सीटेड में ना आए साइकोलॉजी में, तो ये हो ही नहीं सकता कि जीन पियाजे ना आए। कभी कभी आपको 4 क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड मिल जाएंगे अलग अलग फॉर्म में। कभी कभी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 100% आपका जीन पियाजे से आना ही आना है। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, जीन पियाजे जी ना हो तो बताइए, और कोहलबर्ग ना हो तो बताइए, वाइगोस्की। तो ये सारे बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं, उनको बाद में हम डिस्कशन करेंगे और डिस्कस करेंगे आपके समक्ष कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है आपको। लास्ट टाइम टिप्स हम देंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे हम नज़र डालते हैं। 30 क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं बिना बात किए, जल्दी से, और हम सॉल्व। और पहली बात तो ये है कि कुछ लोगों का टिप्स है चारों ऑप्शन को पढ़ना, जो सही है उसको करना। प्रैक्टिस सेट वैसे ही करिए, लेकिन अब उसमें यह है कि जो सही विकल्प है, सही पे ज़्यादा नज़र दौड़ाइए। सही दौड़ाने पे आपको सही लर्न रहता है। आप 4 फॉर्म पढ़े रहते हैं तो चारों में आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो हम पहले आपको सॉल्व पेपर कराएंगे, डायरेक्ट आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे। लास्ट टाइम आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। 4 विकल्प से ही आपको आंसर सही अपने आप लाइव क्लासेस के माध्यम से बताना होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा।
इंद्रियों के प्रयोग द्वारा जो बच्चा है वो सबसे बेहतर सीखता है। जब भाई 2 वर्ष का रहेगा तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था में जब बालक 2 वर्ष का रहेगा तो इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां 5 होती हैं आपको पता है, तो इन्हीं के द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बच्चा सीखता है। आंखों से वो देखता है, जीभ से वह स्वाद लेता है, तो इन्हीं के माध्यम से ही सीखता है। चूसने का कार्य करता है, छूने का, हाथों से पहुँचने, पकड़ने इत्यादि जो क्रियाएं हैं अनुकरण करके सीखने लगता है। आवाज़ के द्वारा किसी ने कुछ बोला, उसका अनुकरण किया, वो भी वो बोलने का प्रयास कर रहा है। तो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बच्चा सीखता है। जब जन्म से 2 वर्ष का होता है उस दौरान सबसे बेहतर सीख सकता है जीन पियाजे के अनुसार। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। इस अवस्था में किशोरों में समूह निर्माण की प्रवृत्ति यानी मित्र बनाने की प्रवृत्ति आ जाती है। मैत्री भावना का विकास हो जाता है। सामाजिक गुणों का विकास होता है। समूह के प्रति व्यक्ति सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास कर लेता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी सबसे घुल मिलने का प्रयास करता है, और जो समाजीकरण की प्रक्रिया को समृद्ध और गहन जटिल बनाती है। किशोरावस्था में जटिल और गहन समाजीकरण कैसे होता है? मित्र बनाने की क्षमता अपार हो जाती है और मित्र के सुख दुख में साथ देने का जो है वो भी भावना जागृत होती है। तो सारे सामाजिक प्रवृत्तियां किशोरावस्था के दौरान ही आती हैं, इसलिए सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था में। सबसे अधिक की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, कैसा? तो स्थिर। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है तो स्थिर माना जाता है, क्योंकि वंशानुक्रम या आनुवांशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से ही प्राप्त होते हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण हैं वंशानुक्रम के वो माता पिता से ही प्राप्त होते हैं, जो कि स्थिर होता है। भाई वो स्थिर होता है क्योंकि एक पीढ़ी से जो गुण सामाजिक संरचना के विकसित हुए वो दूसरी पीढ़ी में गए, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में गए, तो वो क्या होंगे? कंटिन्यू चलते रहेंगे। लेकिन जो सामाजिक संरचना है उसे क्या माना जाएगा? स्थिर ही तो माना जाएगा। तो वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दिशा व दिशा मिलती है। जैसा वातावरण होगा, जैसा परिवेश होगा, वैसे ही उन गुणों को दिशा और दशा मिलती है। इसलिए वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है, जबकि वंशानुक्रम स्थिर है। तो ये डिफरेंट है। जो वातावरण है वो गत्यात्मक पहलू यानी गतिमान रहता है, और जो आपका वंशानुक्रम है आनुवांशिक वो स्थिर पहलू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबद्ध है। तो सीखने का वह सिद्धांत, जो सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित, अवलोकन मतलब देखकर जो व्यवहार लाया जाए वही अवलोकनीय व्यवहार होता है। तो अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, तो इसे क्या कहेंगे? संज्ञानवादी। भाई व्यवहारवादी ये नहीं कि अवलोकनीय व्यवहार है तो व्यवहारवादी कहलाएगा, नहीं। वो देख कर सीख रहा है यानी ज्ञान ले रहा है, अवलोकन करके सीख रहा है, तो वो क्या कहेगा? संज्ञानवादी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? यानी समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। यहाँ पे समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित करता ये नहीं पूछा गया, इसमें नहीं आपको देखना है जो समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, तो ये बात समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित
करती है। अगला, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थी को कहना, ये भी समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित करती है। नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, ये भी समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित करता है। जबकि विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, तो भाई एकांकी याद थोड़ी किया जाता, वो तो पात्र होते हैं उसमें और क्रियाएं की जाती हैं, तो उसको याद करने तो नहीं, तो ये समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता, यानी बी ऑप्शन रॉन्ग होगा आपका और यही सही माना जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, तो इसमें कौन सा होगा, जब आंतरिक रूप से बच्चों को अभिप्रेरित करते हैं तो वो सही नहीं होता। जैसे वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं तो ये अभिप्रेरित करते समय सही होगा। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये भी सही होगा आंतरिक रूप से, जब विशेषता आंतरिक रूप से देखी जाए। उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, ये भी सही, लेकिन ये हमेशा सफल होते हैं ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा कि जब विशेषता आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, ये हमेशा सफल हो। कार्य तो उत्साहपूर्वक करेंगे ही, प्रकट करेंगे, आनंद से करेंगे कार्य, उच्च स्तर का भी करेंगे और चुनौती भरे कार्यों को करेंगे, ये जरूरी नहीं कि ये हमेशा सफल हो। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। भाई जब समान कक्षा है तो उन्हें विशेष ध्यान के लिए उन्हें अलग ना किया जाना, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उन्हें समकक्षियों के साथ ही ध्यान केंद्रित कराना चाहिए। तो यही ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, पहला ही मिल गया, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना ये उचित नहीं होगा। अगला देखते हैं, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, तो पठन कठिनाई का नहीं, यानी पढ़ने में कठिनाई का नहीं। जैसे भाई पढ़ने में तो उन्हें पढ़ना ही सिखाया जा रहा है, तो शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, उन्हें शब्द और विचारों को समझने में कठिनाई का नहीं है, मतलब उसमें लक्षण नहीं होगा शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई का। ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। अगला, शिक्षार्थियों का आत्म नियम की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों का आत्म नियम की ओर संकेत करता है। आत्म नियम किसकी ओर संकेत करता है? शिक्षार्थियों का। तो अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता की ओर संकेत करता है। मतलब आत्म नियम, अपने अनुसार नियम के अनुसार कार्य करना, अपने अनुसार नियम की ओर कार्य करना जो है स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अपने सीखने का स्वयं ही पर्यवेक्षण करके अपनी योग्यता को देखना, वही आत्म नियम कहलाएगा, उसी की ओर संकेत करता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, तो व्यवहार का अध्ययन सीखना है। तो सीखने के लक्षण के रूप में इसे नहीं माना जा सकता कि व्यवहार का अध्ययन सीखना है, तो यही पहला ही राइट होगा, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है कि व्यवहार द्वारा ही जो सीखना होता है वही सीखना है, इसे पूर्ण रूप से इसके लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धांत के रूप में रचनावाद
सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। तो सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। जैसे दुनिया के जो बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में जो शिक्षार्थी की एक अहम भूमिका होती है, उस पर बल देता है रचनावाद। जो रचनावाद का सिद्धांत यही कहता है कि जब दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित कर लेता है एक शिक्षार्थी, तो वही उस पर बल देने लगता है, वही रचनावाद कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन है? तो सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। भाई सृजनात्मक वही कहलाएगा, क्रिएटिव स्टूडेंट, जो अपने चिंतन विवेक और योग्यता से समस्या का समाधान करने में अच्छा हो। जो चुनौतियां आ जाए प्रश्नों की या किसी भी प्रकार की कठिनाई पाठन से संबंधित, उस समस्या का समाधान उचित तरीके से अच्छा करने के योग्य हो, वही सृजनात्मक शिक्षार्थी कहलाएगा। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। जो अवधारणाएं हैं, यानी अवधारणाएं किससे बनती हैं? चिंताओं से। बौद्धिक क्षमताओं के विकास से उसका हिस्सा होती हैं अवधारणाएं। अपनी धारणाओं को बनाना, विकास, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है, क्योंकि किसी भी अवधारणा को सोचने के लिए उसकी इच्छा भी मस्तिष्क में बनानी पड़ती है, जिससे उसके बारे में सोचकर अपनी अवधारणा प्रकट की जा सके। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है किसका? बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं किससे? विकास की दर में। जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी के अगर पर्टिकुलर एक एक शिक्षार्थी को अगर देखा जाए तो उनके विकास की दर अलग अलग होती है, सब में भिन्न होती है। किसी का विकास बहुत तेजी से बढ़ता है, किसी का मिड में रह जाता है, किसी का मंद में रह जाता है। तो विकास की दर अलग अलग हो सकती है, चाहे वो शारीरिक विकास की बात कही जाए या मानसिक विकास की बात की जाए या सामाजिक विकास की बात की जाए। सबके विकास की दर अलग अलग होती है, सभी शिक्षार्थियों में भिन्न होती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है या कथन। भाई जब तक कहा गया बच्चों को उचित विकास में सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता, सही बात है। अरस्तु ने कहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब तक बालक या शिक्षार्थी स्वस्थ नहीं होगा, तब तक उसकी मानसिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ ज्ञान का विकास होगा, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शारीरिक विकास होगा। जितने भी विकास हैं, जब तक स्वस्थ मस्तिष्क नहीं होगा, स्वस्थ शारीरिक विकास होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। स्वस्थ शारीरिक विकास के लिए स्वस्थ होना अति आवश्यक है। तो ये बात सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य के साथ अंतः संबंधित है। जब शरीर आपका फिट रहेगा, फिटनेस में रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, तो आपकी मानसिक योग्यताओं का भी विकास निरंतर तेजी से बढ़ता जाएगा, सामाजिक विकास भी बढ़ता जाएगा, नैतिक विकास भी, बौद्धिक विकास भी, सभी विकास एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, अंतः क्रिया करते हैं। इसलिए आपका शारीरिक विकास बहुत ही आवश्यक है और ये एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? तो इरफान को एक खिलौना मिलता है, उसको तोड़कर अलग अलग पुर्जे करता है,
तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे। भाई उसे हतोत्साहित नहीं करेंगे कि ये क्या कर दिया, तोड़ क्यों दिया खिलौना। हम उसे प्रोत्साहित करेंगे, बात सही है, प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। उसे बताएंगे ये क्या है, ये जो तोड़ा है इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, यह क्या चीज़ है, इसको हम प्रोत्साहित करेंगे। इरफान को खिलौनों को जो तोड़े गए हैं, पुर्जों को अलग किया गया, उसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तो हमें कभी निगेटिव नहीं सोचना है। सीटेट में ये ध्यान रखना है, बच्चों के प्रति हमेशा पॉजिटिव सोचना है, तभी आपके आंसर सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अगर समझ में आ रहा हो दोस्तों तो एक लाइक, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो को अपलोड करने में और आपको प्रैक्टिस सेट कराने में, तो आप एक लाइक तो बनता ही दोस्तों, लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ शेयर करिए जो सीटेट की परीक्षा दे रहे हों अन्य साथियों को, और साथ ही साथ कमेंट करिए आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। आपको हर एग्ज़ाम में टीचर वैकेंसी से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे। अगला देखते हैं, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन बी राइट होगा। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करना। जो शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, यानी बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है कि उसका विकास कहाँ तक पहुँचा है, उसके व्यवहारों में क्या परिवर्तन हुआ है, रुचियाँ कैसी हैं, संवेग कैसे हैं, सही दिशा में निर्देशित हो रहे हैं या नहीं। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण शैलियों का निर्माण कर सकता है एक शिक्षक, तो उसके लिए उसकी अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करना अति आवश्यक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि भाई प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, स्वयं में स्पेशल फीचर होता है। कोई ना कोई विद्यार्थी, आपका कोई ना कोई बालक ऐसा खड़ा कर दीजिए जिसमें कोई विशिष्ट लक्षण जरूर होगा, स्वयं में विशिष्ट होगा। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। कोई दो विद्यार्थियों को खड़ा कर दीजिए, उनकी योग्यताएं उनसे भिन्न होंगी, उनकी रुचियां उनसे भिन्न होंगी और प्रतिभाएं भी भिन्न होंगी। क्या पता एक में कला की प्रवृत्ति ज़्यादा हो, आर्ट बनाने की रुचि, एक में गणित की रुचि यानी बौद्धिक विकास की क्षमता ज़्यादा हो, किसी में शारीरिक विकास ज़्यादा हो, तो सब में अलग अलग योग्यताएं होंगी और वो स्वयं में विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं या कथन है। तो इस तरह क्वेश्चन एक जरूर सीटेट में देखने को मिलता है, तो ये फेवरेट रहता है सीटेट का कि लिंग भेदभाव से आपको एक क्वेश्चन डाला जाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह से। कभी लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं लड़कों की अपेक्षा, कभी लड़कियां का जो विकास होता है वो ज़्यादा लड़कों की अपेक्षा, ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो इन पे गौर करिएगा। इसमें एक ही ऑप्शन होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करती है। तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं या कथन है, ये समानता नहीं दिखा रहा। जब असमानता की बात करें तो लैंगिक पूर्वाग्रह होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती हैं। यह की ओर संकेत करता है, या किस ओर संकेत करता है? जो क्रिस्टीना है अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती हैं, वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती हैं, यह किस ओर संकेत करता है? तो सीखने के आकलन पर। पहले क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती, वापस आने पर उसका आकलन करती हैं विद्यार्थियों का, कि आपने भ्रमण पे चर्चा करती हैं कि आपने क्या देखा था, वहाँ पे क्या किया था, कैसे किया था। तो इसका आकलन करती हैं सीखने में कि बच्चे ने कितना क्षेत्र भ्रमण पर सीखा है।
तो उसके सीखने का आकलन करती हैं क्रिस्टीना। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 21, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो मानव का विकास कई सिद्धांतों पर आधारित है, इनमें से कौन सा नहीं है मानव का सिद्धांत, ये ढूंढना है आपको। तो सामान्य से विशिष्ट मानव का सिद्धांत है, मानव के विकास का सिद्धांत है। निरंतरता यानी निरंतर वृद्धि होना, ये भी मानव के विकास का सिद्धांत का एक अंग है। सामान्य से विशिष्ट, ये भी अंग है। अनुक्रमिकता ये भी मानव विकास का एक सिद्धांत है, जबकि प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट, प्रतिवर्ती मानव विकास के सिद्धांत में से नहीं है। पुनः तो प्रतिवर्ती शब्द का आशय पुनः प्रारंभ करना और मानव विकास एक बार परिपक्वता प्राप्त करने पर पुनः नहीं प्रारंभ होता। ठीक है, तो 22वां देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो निःशक्त बच्चों के लिए एक समेकित यानी सम्मिलित शिक्षा केंद्रित प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि निःशक्त बच्चों में जो शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। कैसे? नियमित विद्यालयों में ही उन्हें शैक्षिक अवसर उपलब्ध करा देना। यानी समेकित मतलब आपका सम्मिलित शिक्षा, जिसमें निःशक्त बच्चे भी रहें और सामान्य बच्चे भी रहें, तो उन्हें नियमित विद्यालयों में शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना ही क्या होगा? समेकित शिक्षा का ही रूप होगा। नियमित विद्यालयों में उन्हें शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के बारे में कौन सा सही है? तो सीखना, ऑप्शन नंबर डी, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थी को संतुष्ट करने वाला हो। शिक्षार्थी को क्या हो? संतुष्ट करने वाला। ऑप्शन डी इज राइट। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, वही सीखने के बारे में सही होगा। अगला 24 नंबर, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगर असेसमेंट की बात करें, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य सीखने में होने वाली जो कमियां हैं, कमियों का निदान करना, निदान करने के बाद उसका उपचार करना, यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए किसका? मूल्यांकन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। जो पुरानी जानकारी है उसमें आप नए तथ्यों की जानकारी एकत्र करा देना, यानी नए तथ्यों, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ देना ही सीखने में समृद्ध बनाता है, प्रभावशाली सीखना कहलाएगा। ठीक है, अगला 26 नंबर, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। जो सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक हैं मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सृजनात्मकता का तात्पर्य नवीन विचारों से है। नवीन विचार स्वतंत्रता के वातावरण में ही आते हैं। सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है कि छात्रों से मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएं, ताकि बालक स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों में नवीन आयामों का समावेश कर सके। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किसके लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने को।
मतलब जितना शिक्षक पूछ सकते हैं उस सभी प्रश्नों के अगर उत्तर याद कर सकता है बालक, तो उस समय शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक को चाहिए कि शिक्षार्थियों को कभी भी प्रश्नों के उत्तर याद रखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उस प्रश्न के उत्तर को पढ़कर उसे समझने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब जब वो रट के उत्तर सुना ले तो उसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि जब वो उत्तरों को अच्छे से समझकर अपनी भाषा में व्यक्त करे तब उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो प्रश्नोत्तरी और खेल। प्रश्नोत्तरी और खेल रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। समुचित उपचारात्मक कार्य। जब भाई विद्यार्थियों के सीखने में जो कमियां रह जाती हैं, रिक्तियां का मतलब कमियां रह जाती हैं सीखने में, तो उनके निदान के बाद होना चाहिए। उनके निदान के बाद होना चाहिए, क्या होना चाहिए? समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। जब उनका जो कमियां हैं उनका निदान करने के बाद, उनका निदान करने के बाद उसका उपचार हो, यानी उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। जो भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए किसके माध्यम से? विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। बहुत सारी भाषाओं की जो अलग अलग विशेषता है बहुभाषिक में, उसे विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने यानी सुशील या समृद्ध बनाने के लिए संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। भाई विद्यार्थी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश और हिंदी के ज्ञान से ही आशय नहीं है, वो कई भाषाओं को जानने के लिए विशेष हो तो उसे समृद्ध साधन के रूप में देखा जाना चाहिए, जो बहुभाषिक विशेषताएं हैं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन की श्रृंखला आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया और आपको आशा है क्वेश्चन समझ में आए होंगे और उसका विश्लेषण भी मैंने किया, एक्सप्लेनेशन भी किया। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी क्लास आपको चाहिए। सीटेट एंड सुपर टेट हम प्रिपरेशन कराएंगे दोस्तों, और सीटेट के बाद 5 जुलाई के बाद डायरेक्ट आपकी सुपर टेट स्टार्ट होगी। तो ज्वाइन कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ कमेंट करिए दोस्तों, शेयर करिए, वीडियो पसंद आए लाइक तो बनता ही दोस्तों, क्योंकि इस समय गर्मी का टाइम है, लॉकडाउन है, तो आपके वीडियो के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, तो एक लाइक तो बनता है, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा। और एक सब्सक्राइब भी बनता है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेंगे तब भी आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।